हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसके वर्ल्ड बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, हम उन पांचों को करेंगे। इंडिया का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इन पे, वर्ल्ड बैंक और वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज पे, और एक्सटर्नल एजेंसीज इंडिया पे कितना इम्पैक्ट डालती है, इंडिया में जो डेवलपमेंट काम होते हैं उसमें इनका क्या रोल रहता है, हम वो सब पढ़ेंगे आज। हमारा करेंसी की क्षमता कितनी है, इंडिया का विदेशी विनिमय भंडार वो कैसे बनता है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज हम सब पढ़ेंगे। सबसे हम पहले जानते हैं कि विदेशी विनिमय भंडार होता क्या है। किसी भी कंट्री के पास एक मोमेंट पे, सपोज आज की जो डेट है, आज की डेट में इंडिया के पास जितनी भी विदेशी मुद्राएं आकर्षित खींचने की क्षमता है, जितना भी हमारे पास इस टाइम विदेशी करेंसी है, विदेशी एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें जितनी भी पैसे हैं, जितनी भी उनकी करेंसी है, वो विदेशी विनिमय भंडार बनते हैं। अगर इसको प्योर इकोनॉमिक्स में समझे तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट कंप्राइजेस ऑफ स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। स्पेशल ड्राइविंग राइट मीन्स आईएमएफ वाला ड्राइविंग राइट, वहां से इंडिया का कितना पावर है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो आता है, गोल्ड रिजर्व भी आते हैं। ये सारी चीजें मिला के हमारा विदेशी विनिमय भंडार बनता है। और रखा कहाँ जाता है, इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको पावर कहाँ से मिलती, मैनेज कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 34 में बना था लेकिन 35 में उनका एक्ट आया। भारत शासन अधिनियम 1935, वहां से आरबीआई को सब मिलता है। आरबीआई का खुद का एक्ट है जिसकी वजह से वो जिससे पावर लेके और सब मैनेज करता है। और आईएमएफ, अब आईएमएफ की बात आ गई, जब आईएमएफ पढ़ते हैं, आईएमएफ है क्या। एक्चुअली इसकी थोड़ा हिस्ट्री से हम जाके पढ़ेंगे कि आफ्टर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चले, उसके दुनिया का तो कबाड़ा हो चुका था, तो डेवलप करना था, क्योंकि 1918, 1917, में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम दुनिया की कंडीशन बहुत खराब थी। वहां से सबक लेते हुए इस बार कुछ ऐसा सोचा गया कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हम कुछ नई चीज करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो उस टाइम ब्रिटेन वुड करके थे महानुभाव, उन्होंने 2 चीजें निकाली, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। उस टाइम वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम भी आईबीआरडी निकाले थे, ये निकाले थे, आईएफसी निकाले थे। उन सबको पावर मैनेज करने का पावर वर्ल्ड बैंक को दिया गया। अब वहां से आईबीआरडी का काम देखना पड़ेगा। आईबीआरडी का काम है इंटरनेशनल बैंकिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। वो दुनिया का ऐसा गरीब बैंक है जो कि खाली डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सब कामों में डेवलप के लिए पैसे देता है। आईडीए गरीब देशों को पैसे देता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वो सिर्फ अमीरों को पैसे देता है। तो कुल मिला के सबके भले की बात करते हुए वर्ल्ड बैंक बनाया गया, उसके साथ में जुड़ो भाई बनाया गया, उसको बोलते हैं आईएमएफ। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में उनकी काम का डिफरेंस क्या है। आईएमएफ किसी भी देश का अगर आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो, जैसे उनके कर्जे बहुत हो जाए, वो किसी को लोन नहीं दे सकते, लोन उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
आर्थिक तंगी चलती है, उनकी महंगाई बढ़ती जाती है, नौकरियां नहीं रहती हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमको ग्रीस में देखने को मिला था, एथेंस, ग्रीस, वही ओलंपिया वाला, वहां पे देखने को मिला था। वहां पे तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी बहुत सारे कर्जे ले लिए। यूरोपियन कंट्री से बोलने लगे हम हमको हमारे पैसे वापस दो, तो बोलते हम यूनियन ही छोड़ देंगे। वो साइड की बात है, लेकिन अब एग्जाम्पल अगर मेंस में कोट करना रहेगा तो ग्रीस का कोट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, इंडिया को हम कैसे बोल सकते हैं। इंडिया ने भी आईएमएफ के पास एक बार हाथ जोड़ लिया 1991 में कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे पास उस टाइम तेल लेने के लिए कुछ 3-4 दिन के पैसे थे। तो मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ऐसा दिमाग चलाया कि चलो हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो आईएमएफ को दे के उनसे फॉरेन करेंसी लेके और अपनी गाड़ी आगे चलाते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया ने गोल्ड भेजा था, आईएमएफ ने अपने कंडीशन पे इंडिया को लोन दिया, बहुत सारा इंडिया को कर्ज दिया, उनकी कंडीशन थी आप अपना मार्केट खोलिए। पहली कंडीशन उनकी यही थी कि मार्केट खोलिए, डिसेंट्रलाइज करिए। इस तरह की कंडीशन, फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन रखने के बाद ही आईएमएफ किसी की मदद करता है। आईएमएफ के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अब आईएमएफ के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? आईएमएफ में सारे देशों का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सुपर पावर यूएसए उसका होता है। मतलब जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे ज्यादा ही रहता है, और जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका कम रहता है। और कुछ को तो कॉम्बो कर दिया जाता है, सबको जोड़ दिया जाता है। जैसे इंडिया के बास्केट में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इंडिया के बास्केट में इंक्लूड होता है। इन सबको रिप्रेजेंटेशन देने का काम इंडिया करता है आईएमएफ में। और आईएमएफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। आईएमएफ में एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक जनरल बॉडी होती है। तो गवर्निंग बॉडी मैनेज कौन करता है? गवर्निंग बॉडी रिप्रेजेंट कौन करता है? देश का फाइनेंस मिनिस्टर, उसका मेंबर होता है। जनरल बॉडी जब जनरल मीटिंग होती है तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, उनके साथ में डिप्टी गवर्नर भी जाते हैं, गवर्नर आरबीआई, ये उनके वहाँ पे असिस्टेंट का काम करते हैं। जब कोई टेक्निकल फैसले लेने होता है तब गवर्नर साहब बैठते हैं वहाँ पे और सारे फैसले लिए जाते हैं। इस तरह से आईएमएफ काम करता है। अभी लेटेस्ट में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि आईएमएफ में रिफॉर्म कैसे लाया जाए। आईएमएफ में जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएसए करता है। यूएसए कंट्रीब्यूशन करता है, उसका वोटिंग राइट ज्यादा होगा। इंडिया का वोटिंग राइट कम है, इंडिया के पास में पावर नहीं है। अब यूएसए तैयार नहीं होता वहां पे कुछ चेंजेस लाने के लिए। क्यों? अभी तक ऐसा है कि जिस कंट्री पे यूएस की कृपा रहेगी, जिस कंट्री पे डेवलप्ड इकोनॉमीज की कृपा रहेगी, वो कंट्री आगे बढ़ेगा, उसको आईएमएफ लोन देगा। और जिसके ऊपर यूएस की कृपा नहीं, उसको लोन नहीं मिलेगा। तो दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, ये इस बर्ताव से परेशान है। और इन्होंने आईएमएफ में रिफॉर्म करने की कोशिश की। तो आईएमएफ में रिफॉर्म करने के लिए क्रिस्टीना लेगार्ड वो बोलते हैं कि अगर यूएस तैयार हो तो रिफॉर्म हो सकता है। उनकी बात सही है। यूएस का मोर देन 60% ड्राइविंग राइट यूएस के पास है, वो बिना उसके तैयार हुए रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से रिफॉर्म होता है। आईएमएफ का एक जो रूल बना था 1948 में, 49 में, तब से उनका ये रूल है। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्री से मिलकर बनाया। इसी तरह और भी जैसे सार्क के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यूएई और अरबी देशों के अपने बैंक हैं। तो सबके अपने अपने बैंक चले, मतलब रीजनलिज्म जम के फैला है।